सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं व्यापार बजट स्पेशल। और वज़ीर आज़म इस वक्त अपने वफ़द के हमरा बड़े अहम तरीन चाइना के दौरे पर हैं, जहां उनकी और वज़ीर ख़जाना की चाइनीज़ बैंक्स के हुक्काम से मुलाकातें हो रही हैं। वहां पर वो चाइना नॉर्दर्न इंडस्ट्री कॉरपोरेशन से मुलाकात कर रहे हैं। चीन का जो मॉडल है, जिस तरह चीन ने अपनी मईशत को एक बहुत ही पस्ती से उठाया और बहुत ऊपर लेकर गया, एक बड़ी सुपर पावर के तौर पर, एक बड़ी इकोनॉमिक पावर के तौर पर दुनिया के सामने आया, तो उस मॉडल को पाकिस्तान में इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। लेकिन जहाँ पर ये बात हो रही है वहीं पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में बिजली मुस्तकिल महंगी हो रही है। नेपरा ने अभी भी बिजली की कीमत में इजाफे का ऐलान किया है। जो हमारा गर्दिशी कर्जा है वो अब तकरीबन 2,500 अरब तक पहुँच चुका है। अगले साल फिगर्स ऐसे सामने आ रहे हैं कि शायद ये 4,000 अरब तक पहुँच जाएगा। इस गर्दिशी कर्जे को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? बजट में जो इस वक्त ये एनर्जी सेक्टर है, ये कितना बड़ा चैलेंज होगा? इस बजट में हुकूमत के पास कितना स्पेस होगा कि कुछ ऐसे इकदाम उठा सके कि पाकिस्तान में एनर्जी सेक्टर थोड़ा डेवलप हो सके? इस पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। एहतिशाम उल हक साहब सीनियर तज्जियाकार हैं। एहतिशाम साहब, ये जो हम बार बार ये बात सुन रहे हैं कि चाइनीज़ मॉडल को पाकिस्तान में इंप्लीमेंट किया जाए, पाकिस्तान की इकॉनमी बड़ी मजबूत हो जाएगी, मुस्तहकम हो जाएगी, तो ये आसान अल्फाज में इससे क्या मुराद है? चाइना में जिस तरह एहतसाब हुआ, चाइना में जिस तरह कानून की अमलदारी है, क्या वो सब चीज़ें पाकिस्तान में नाफिज हो सकती हैं या इस मॉडल का कोई और मतलब है? देखिए अरबाब, माज़रत के साथ हमारे जब भी वज़रा और प्राइम मिनिस्टर हों, प्रेसिडेंट हो, कोई भी बड़े लोग हों, सियासत जिनका ताल्लुक़ हो, जब भी वो बाहर जाते हैं वहाँ से आके उन्हें बड़ी फैसिनेशन होती है कि उनका कोई प्रोग्राम लिया जाए। अभी पीटीआई के ज़माने में देखने बानी पीटीआई ने कहा कि जी पहले मलेशियन मॉडल का जिक्र किया, बहुत अच्छा है, फिर चाइनीज़ मॉडल का, सबसे पहले सऊदी मॉडल का जिक्र किया जिसमें MBS ने 100 बिलियन प्लस जो है ना लोगों से पैसा निकलवाया था। उनकी भी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान के उमरा जिनके पास इतना पैसा निकलवाया जाए। जहाँ पे आपने जद्दा वहाँ पे रिट्स होटल में सबको बंद कर दिया था उन्होंने। उसके बाद से सबसे बड़े वहाँ पे जो बिजनेसमैन थे वलीद साहब, उनसे अच्छा खासा पैसा 22-23 बिलियन डॉलर निकलवाया, इस तरह बाकी लोगों से निकलवाया। वो ऑब्जेक्टिव था कि वो मॉडल आ जाए। फिर आपने देखा रियासत मदीना वाली बात हुई, फिर चाइना मॉडल रही, फिर वो यूरोपियन यूनियन की भी बड़ी सपोर्ट किया करते थे। मेरा अपना ख्याल है कोई भी दायनादारी से अरबाब अगर आप मॉडल चुन लेते हैं और उस पर अमल करते हैं तो कहीं ना कहीं आप पहुंच सकते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ हम देख रहे हैं कि नारेबाजी के अलावा कुछ भी नहीं है। अभी अब सारे क्राइसिस को देखें, अब चाइना हमारा ठीक है बहुत बड़ा दोस्त है, लेकिन आप देख लें चाइनीज़ को माज़रत के साथ कहते हैं नेशन ऑफ शॉपकीपर्स। वो तो एक पैसा अपना देने के लिए तैयार नहीं होते। अभी भी आप देख लें 30 बिलियन डॉलर का हमारा उनका कर्जा है और 8 बिलियन डॉलर हमारा जो पैसा रुका हुआ है, जो पैसा लेके जाना है चाइनीज़ ने, उनका इंटरेस्ट भी बनता है, उनके प्रॉफिट भी बनते हैं, डिविडेंड भी बनते हैं। हुकूमत रोक के बैठी है, उनके पास पैसा नहीं है। और कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर जाके यही बात करेंगे कि ये जो एक तो हुकूमत का दिया हुआ 6 बिलियन डॉलर वो प्लस इसी तरह से 8 बिलियन डॉलर जो लोगों का चाइनीज़ कंपनी का पड़ा हुआ है उसको रोल ओवर कर दिया जाए। तो सवाल ये कि जी क्या सिर्फ ये बातों से बात हो जाएगी और अपने अहदाफ हासिल कर लिए जाएंगे? मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। चाइनीज़ ठीक है, उनकी भी इंटरनेशनल कंपल्शन ऐसी हैं और रीजन में जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है, इंडिया अमेरिका का नक्शद बन चुका है, तो उस हवाले से तो डेफिनेटली चाहेंगे कि पाकिस्तान के साथ रहें और पॉलिटिकली पाकिस्तान को सपोर्ट करें। लेकिन बात यह कि आप जब तक खुद अपने पाँव पे खड़े होने का नहीं सोचेंगे बात नहीं बनेगी। वैसे भी ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में अभी देखते हैं 33 जो इत्तलात आई हैं 33 के करीब MOU साइन हुए हैं। अब MOUs तो अरबाब मजाक ही बन गया, साइन होते हैं फिर कुछ नहीं होता। माज़रत के साथ आपको याद है PTI के ज़माने में कोई मेरा ख्याल है हुकूमत ने 10-12 के करीब MOU साइन किए थे IPPs के साथ कि अपने वो जो रेट्स हैं टैरिफ के वो कम कर दे, और उन्हें 600 अरब रुपया वो कहा जाता है कि सालाना पाकिस्तान हुकूमत को बचना था। लेकिन चंद दिनों के बाद पता चला जी उन्होंने भी इस बात को नहीं माना। क्यों वो हार्ड एग्रीमेंट में ट्रांसलेट हुए MOUs, ये भी आजकल का सवाल है। तो मौजूदा कॉन्टेक्स्ट में तो हमें यही देखना चाहिए कि जी चाइनीज़ की मदद तो चलें ठीक है, थोड़ा बहुत कर्जा रोल ओवर कर देंगे। इसके अलावा यह है कि जो असल चीज़ हम चाह रहे हैं, देखिए चाइनीज़ दोस्त होने के बावजूद वो अपनी ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी नहीं करते, बहुत कम होता है। हमारे हमने देखा कि डिफेंस के मामले में उनकी है, जैसे आप JF-17 थंडर जहाज़ है, इस तरह मिसाइल प्रोग्राम है, हमारा कोऑपरेशन बड़ा चल रहा है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू डीलिंग में इंडस्ट्री और IT वगैरह में हम देखते हैं कि चाइनीज़ इतनी सपोर्ट नहीं करते।
सबको ये लगता है कि जी पाकिस्तान को अगर पाँव पे खड़ा होने का मौका मिल गया, यहाँ पे खुद इंडस्ट्री का पहिया चल पड़ा और यहाँ फिर इकोनॉमिक जोन अभी देखें सीपेक के हवाले से 9 इकोनॉमिक जोन लगने थे, उसमें एक जोन भी नहीं लग पाया। उसकी वजह यही थी, कहा जा रहा था इकोनॉमिक जोन बन जाएंगे तो यहाँ पे चाइनीज़ ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी होगी, यहाँ पे जो पैदावार होगी उसको बाहर मुल्कों में खुशी तौर पर मिडिल ईस्ट में और सेंट्रल एशिया में भेजा जाएगा। वो भी अब तक नहीं हुए। तो मेरा ख्याल है ठीक है, एक लिहाज से तो अच्छा है कि कहीं ना कहीं जब बहुत ज़्यादा अब चाइनीज़ समझते हैं कि पाकिस्तान की सपोर्ट जरूरी है तो ब्रीदर के तौर पे दे देते हैं। ठीक है, चलें वो तो एक सिलसिला बन गया। लेकिन ज़्यादा अहमियत वाली बात अरबाब मुझे लग रही है कि जिस तरह हम बुरे फंस गए। देखिए बजट पाकिस्तान की तारीख का मैं पहली मरतबा देख रहा हूँ कि लगता है सब ने हाथ उठा दिए, लोग हाथ उठा दिए। अभी देख ले बजट साजी मैंने देखा है कि प्लानिंग कमीशन हो, स्टेट बैंक हो, FBR हो, इस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो, लगता है वहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। सारा का सारा आउटसोर्स कर दिया गया IMF को प्रोग्राम, चाहे ये लेटर ऑफ इंटेंट बनना है, चाहे वो जो कहलाता है मेमोरेंडम में जितनी सिग्नेटरीज या अप्रूवल अथॉरिटीज हैं वो तो सब प्राइम मिनिस्टर के साथ चाइना में मौजूद हैं, तो वो एक संजीदगी या इंटेंशन वाला फैक्टर भी हमें कहीं ना कहीं कम महसूस हो रहा है। मैं आपकी तरफ वापस भी आता हूँ। हाफिज हसन अहमद कर चुके हैं, माहिर कानून भी हैं, एनर्जी सेक्टर और टैक्स सेक्टर के एक्सपर्ट भी हैं। हाफिज साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जो इस वक्त हमारा सबसे बड़ा एक इशू है एनर्जी सेक्टर का जो बहरान है, ये जो गर्दिशी कर्जा बढ़ता जा रहा है, कोई 2,500 अरब के करीब ये पहुँच गया है। आने वाले साल में फिगर्स इतने हौलनाक और खौफनाक आ रहे हैं कि 4,000 अरब भी पहुँच सकता है। इसको एक कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? किसी मुल्क से मदद ली जाए, इंटरनल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, क्या कुछ करने की ज़रूरत है इस वक्त इस हुकूमत को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब आपका शुक्रिया। मैं इसका जो अपनी ओपनिंग है वो कुरान पाक की एक आयत है, मैं उससे करूँगा कि इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि अल्लाह ताला उस कौम की हालत नहीं बदलते जितनी देर वो कौम खुद अपनी हालत नहीं बदलती। बेशक। अब ये जो पावर सेक्टर है ये अरबाब इस वक्त पाकिस्तान के लिए एक ऐसा फिनोमिना बनता जा रहा है कि जिससे पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो भी वाइबल नहीं रही, आपकी मैन्युफैक्चरिंग, आपका बिजनेस, आपका कमर्शियल जो है वो वाइबल नहीं रहा, आपकी एग्रीकल्चर जो है वो वाइबल नहीं रही। उसके बाद आपका जो मैन्युफैक्चरिंग उसके अंदर है कि जिससे आपने बाहर के मुल्क के अंदर अपनी एक्सपोर्ट्स करनी है और जिससे आपने अपना मंगवाने हैं वहाँ से फॉरेन करेंसी जो आपकी आएगी, वो सारी की सारी जो है वो इस इकोनॉमिक सिचुएशन के अंदर एक मेस कर गई है ये आपका पावर सेक्टर। और ये जो पावर सेक्टर है इसको हम एड्रेस करने की कोशिश नहीं करी। अब आपको मैं इंटरेस्टिंग फिगर्स दूंगा कि क्यों मैंने इस तरह ओपनिंग के अंदर कहा। अरबाब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है 43,000 जो है मेगावाट जो है वो आपकी इस वक्त आपने इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो लगाई हुई है, जिसके अंदर 26,000 मेगावाट जो है वो आपका थर्मल पे है, यानी कि आपका 58% है, और आपका जो अल्टरनेट एनर्जी के ऊपर है वो है 1838 है, और आपका जो हाइड्रल है वो तकरीबन है 10,635 के ऊपर है, और आपका जो न्यूक्लियर है वो आपका 3,500 मेगावाट के ऊपर है। सही। अब ये जो 10,000 मेगावाट जो है आपकी जो पीक जाता है वो तकरीबन 26-31 मेगावाट जाती है, 1000 जो है। कभी भी पाकिस्तान की जो रिक्वायरमेंट है वो 31,000 से नहीं गई हुई, और इसके अंदर जो हमारा इस वक्त चल रहा है सारा सिस्टम जो है उसके अंदर तकरीबन 10,000, 11,000, 12,000 जो है वो आपका थर्मल पे चल रहा है। अब उसके मुकाबले में मैं आपको बताऊं कि हमने ब्लंडर क्या किया उस मुल्क के अंदर है कि आपकी जो दुनिया ने आपकी रिसर्च की है उसके अंदर ये है कि 60,000 मेगावाट जो है वो आपका हाइड्रल जो है वो आपका पोटेंशियल है इस मुल्क के अंदर। 40,000 मेगावाट जो है वो आपका इस मुल्क के अंदर सन का या सोलर का आपके इसके अंदर है। अच्छा। और तकरीबन 3,46,000 जो है वो आपका विंड का है। अब आप देखें कि हमारे रिसोर्सेज किस लेवल तक अल्लाह ने हमें दिए हुए हैं और हम किस विशियस सर्कल के अंदर आ गए हैं कि जिसके अंदर आपका इस वक्त कैपेसिटी पेमेंट जो है वो तकरीबन 2,800 अरब रुपया जो है वो आपका 28 ट्रिलियन जो है वो आपका उसके पहुंच गया, और पिछले 3-4 साल से ये आपका डबल उसके अंदर चला गया है। अब उसके अंदर ये है कि पाकिस्तान का आम आदमी जो है वो इस थर्मल प्रोसेस के अंदर जिसके अंदर आपने कैपेसिटी की हुई है, तकरीबन आपकी जो बिजली की कीमत है वो तकरीबन 550-600 अरब रुपया जो है वो आती है। उसके अंदर ये आपका ये मेजर चंक जो है वो आपका ये कैपेसिटी पेमेंट की तरफ चला जाता है। फिर उसके बाद ये है कि हमने जो पॉलिसीज बनाई, चाहे 94 की पॉलिसी आई, फिर 2002 के अंदर आई, फिर 2015 के अंदर आई, ये 47 के करीब जो आपके इस मुल्क के अंदर IPPs चल रहे हैं,
हमने इनको कभी इन एग्रीमेंट्स को रिविजिट करने की कोशिश ही नहीं की। हमने जब इनको इंस्टॉल किया ना हमने इनका हीटिंग टेम्परेचर देखा कि इनकी कैपेसिटी क्या है, ना इनका टैक्स ऑडिट की तरफ हम जाते हैं, ना इनके फोरेंसिक ऑडिट की तरफ जाते हैं, लेकिन हम इनको पेमेंट्स कर रहे हैं। और इस चीज को अब आपका पाकिस्तान का हर आदमी जो है इस कैपेसिटी पेमेंट्स के ऊपर, इस जो आपका एनर्जी मिक्सचर इस वक्त चल रहा है कि दुनिया के अंदर सबसे जो वर्स्ट कंट्रीज है उनके अंदर आपका तो साहब ये एग्रीमेंट्स को हम रिविजिट क्यों नहीं करते और जो बेहतर पॉलिसीज क्यों नहीं बनाते, इस पर हम जरा डिटेल से भी डिस्कशन करते हैं। हाफिज साहब ये जो आपने हाफिज साहब ये जो नुकता आपने उठाया कि 40,000 की कैपेसिटी है हमारे, किसी जगह इस तरह नहीं होता कि आप फिक्स करें, फिर हम इनको मार्कअप जो है वो देते हैं कि जो हम इनकी डिलेड पेमेंट्स की तरफ जाते हैं। और फिर तीसरा ये है कि वो पे एंड टेक वाला मामला है कि हम आपसे बिजली लें या नहीं लेंगे, हम आपकी कैपेसिटी के ऊपर आपको पेमेंट देंगे। और जो ही ये सारा सिलसिला जाता है आपका सारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो बैठ के रह गया। अब 60-70 रुपए यूनिट्स जो है वो आपकी बिजली आपको पड़ रही है, कमर्शियल उससे आगे है। उसके बाद ये है कि आप देखें कि लोग घरों के बिल जो है वो नहीं दे सक रहे। उसके बाद इंडस्ट्री जो है वो अपना काम नहीं कर रही, वो कम्पीट नहीं कर रही। तो इस होलिस्टिक के अंदर अरबाब ये है कि जितनी देर तक हमने दो काम ना किए, एक तो ये है कि हमें इस चीज की तरफ जाना चाहिए कि ये जो एग्रीमेंट्स हमने किए हुए थे, क्या ये अब पाकिस्तान को डिफॉल्ट लेके जाएंगे? हम इस हल की तरफ आते हैं जरा हाफिज साहब, लेकिन ये एक ज़िमनी सवाल जो इससे निकल, आपने कहा कि जो सोलर की पैदावार है ये 40,000 मेगावाट की कैपेसिटी इस वक्त पाकिस्तान के पास मौजूद है कि वो सोलर से बिजली पैदा कर सकता है। तो एहतशाम साहब ये हम फिर इसको इससे फायदा क्यों नहीं उठा रहे? हमारी तो जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है गर्मी में वो भी 30,000 मेगावाट जाती है, जो सर्दियों में कम होकर 12,000 तक रह जाती है। तो अगर ये अपनी सोलर पोटेंशियल का हम इस्तेमाल करें तो मेरे ख्याल से बिजली बड़ी सस्ती हो सकती है हमारे मुल्क में। अरबाब पिछले 25 साल से कम इस पे बड़ा फोकस है कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाया जाए, सोलर की तरफ जाया जाए। लेकिन वन वर्ड इसका ये है कि ये आपकी थर्मल लॉबी जो है ना, ये पाकिस्तान में किसी को कुछ करने नहीं देती। मुझे वो जनरल मुशर्रफ का एक कोट याद आ रहा है, वो कहा करते थे कि 1 रुपया बिजली अरबाब जब बढ़ाई जाती है तो 1 बिलियन रुपया जो है ना, जो बढ़ाने वाले होते हैं ना, और वो 1 बिलियन रुपया दे देते हैं कि बढ़ा दी जाए, इतना पैसा आपको दे देंगे। तो कहते हैं कि इतना पैसा है, इसमें कुछ कहने की हद नहीं। दूसरी बात है कि अभी देखें जनरेशन कॉस्ट जो है ना ये बिजली की, ये 83% होगी जिस हाफिज साहब बता रहे हैं, ये इसमें कैपेसिटी पेमेंट भी शामिल है। अब मुझे बताएं कि ये अगर सूरत हाल रहेगी, अगर इसी तरह से हम अपने रिविजिट नहीं करते और ये हम इन लोगों को बिठाते नहीं, एक दफ़ा बिठाया था इनको PTI के दौर में, उसके बाद बात नहीं बनी। अब सवाल ये है कि जब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतना ज़्यादा हो, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम ना हो, और फिर यह है कि जिस अंदाज से आप देख लें कि हमारे अदारे बाकी काम कर रहे हैं और जिस तरह उनको काम करने की ज़रूरत है वो काम नहीं कर रहे होते, तो मुझे बताएं 22% इंटरेस्ट रेट हो तो कौन इस मुल्क में आके इंडस्ट्री लगाएगा और उसको क्या फ़ायदा होगा? तो मेरा ख्याल है अब यह कि जो पुराना क्राइसिस चल रहा है, पुराना बैकलॉग चल रहा है, हमारी उससे जान नहीं छूट रही। अभी आप देख लें जो आप बात कर रहे हैं इसकी अपना क्या कहते हैं, इस पेमेंट की बात कर रहे हैं और साथ साथ गर्दिशी कर्जे की बात कर रहे हैं, ये 2,500 अरब और 4,000 अरब होने जा रहा है। तो दोनों मिला के इसका अपना क्या कहते हैं बिजली का और गैस का, ये इस वक्त 5 ट्रिलियन 5,000 अरब क्रॉस कर चुका है। तो अब सवाल ये कि इसको रिवर्स कैसे किया जा सकता है? देखिए रिवर्स करने का एक ही तरीका है कि पहले जिस तरह एक मुद्दत से कहा जा रहा है कि हमने हाइडल की तरफ तवज्जो नहीं दी, 40% आज भी हमारा पानी दरिया से समंदर में जाके बह जाता है, उसको नहीं किया। मुझे याद है ये कोई आज से कोई 30 साल पहले अरबाब वापडा ने एक बड़ी अच्छी स्टडी करके तो कोई 432 साइट्स आइडेंटिफाई की थी कि छोटे मोटी जगहों पे जाके आप 50 से 100 मेगावाट के जनाब आप प्रोजेक्ट लगा सकते हैं हाइडल के, लेकिन आप देखें नहीं लगने दिए गए। हाइडल लॉबी अपना थर्मल लॉबी ऐसी है, कुछ नहीं करने दिया गया। तो सवाल ये कि अब कौन का इस पे तो ये सवाल अभी मैं हाफिज साहब के सामने भी रखूंगा, पहले आप इस पर कमेंट कर दें। ये जिस थर्मल लॉबी की आप बात कर रहे हैं, क्या ये फिर हुकूमत वक्त से या रियासत से भी ज़्यादा ये कोई मजबूत है? ये किसी माफिया के तौर पर यहाँ पर मौजूद है जो इस पर कोई रेट नहीं चल रही है हुकूमत की? देखिए माफियाज के तौर पे इसलिए है कि इसमें हम देख रहे हैं कि हमारी पॉलिटिकल फैमिली जो है वो लोग जो है ना वो ओन करते हैं ये इंडिपेंडेंट पावर यूनिट। अभी निशात चुनिया किनका है? मियां मंशा साहब का है, बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, तगड़े बिजनेसमैन है, ज़ाहिर है नवाज साहब के बड़े करीब हैं। इस तरह सिंध में आप देख लें जो लगे हुए हैं जरदारी साहब के लोग करीब हैं, बाकी जगहों पे तो ये सियासी लोग हर जगह पे मौजूद हैं। ये अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, अपने पैटी पॉलिटिकल फाइनेंशियल इंटरेस्ट के लिए ये सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। अभी आप सब कुछ बात छोड़ देना, ये IPBs हमारी जड़ों में जो बैठ गया है। आपको याद होगा जब बीबी ने पहली दफ़ा ये किया था तो उस वक्त ये किस 12 सेंट पे किया था उन्होंने
फी यूनिट, वो कहा जा रहा है उस वक्त श्रीलंका में, हिंदुस्तान में, बाकी जगहों पे 4 से 5 सेंट जो है ना इससे ज़्यादा नहीं लगता था। अभी आप देख लें कि नए जो प्रोजेक्ट आए हैं वो तो 30 सेंट तक चले गए हैं, दुनिया में कहीं नहीं है। तो आपके पड़ोस में जो लग रहे हैं आप उनसे जाके पूछें, उसकी वजह यह है कि किकबैक्स है, पैसे दिए जाते हैं। नतीजतन हर बंदा समझ रहा है कि यार मुल्क को नुकसान हो रहा है, रियासत को नुकसान हो रहा है, मुझे तो कोई नुकसान नहीं हो रहा। नतीजतन सारे हम देख रहे हैं 25 करोड़ 24 करोड़ लोग सफ़र कर रहे हैं। और ये एनर्जी सेक्टर में बताऊं अरबाब, ये बिगेस्ट होल है, इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई। तो मेरा ख्याल है अभी एक स्टेज आएगी, देखें लोगों ने बिल दे दे के पागल हो गए हैं। रोज़ाना आप भी रोज़ दिखा रहे होते हैं, लोगों की बातें सुना रहे होते हैं कि खुदा का वास्ता है एक बिजली के बिल इतने ज़्यादा, ऊपर से बिजली नहीं है। अब सवाल है कि इनको कौन रोकेगा? जो लोग सियासी लोग हैं उनके अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं, वो इन लोगों के साथ मिले हुए हैं। सूबाई हुकूमतों को हम जिम्मेदार ठहराएं इस तवानाई के बहरान में, वफाकी हुकूमत को हम कसूरवार समझें, ये असल जो बुनियादी इसमें कसूर है वो है किसका? इसके अंदर कई फैक्टर्स हैं। इसके अंदर जो बुनियादी फैक्टर ये है कि हमने जब तरबेला डैम बनाया तो उसके बाद जो हमारी सबसे अगली प्रायोरिटी थी वो थी हमारा कालाबाग डैम थी। और कालाबाग डैम के लिए हमने अमाउंट्स जो हैं वो फिक्स की, ताकि इस मुल्क के अंदर जो एक सिलसिला चला था कि आपका मंगला बना, फिर आपका तरबेला बना, और तरबेला के बाद जो था वो आपका कालाबाग डैम था, चूँकि उसी स्ट्रीम्स के अंदर ये आपका पानी जाता था। और अगर आप उसके फिगर्स देख लें तो तकरीबन जो है, मैं इस वक्त आपको बताऊं कि अगर आप कालाबाग डैम बनाते हैं तो $4 बिलियन जो है वो एनुअली जो है वो पाकिस्तान को इस एनर्जी मिक्सचर्स की वजह से जो इसका एडवांटेज आएगा। अच्छा। फिर 132 अरब रुपए से ज़्यादा जो है वो आपका इसके अंदर आएगा जो एग्रीकल्चर का एरिया है। फिर उसके बाद के जो हमारे मुल्क के अंदर फ्लड्स आए हैं पिछले कई दहाइयों से, आपने देखा है तकरीबन 45 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान को नुकसान आया कि अल्लाह ने हमें एक ऐसी स्ट्रीम दी हुई है कि जो आपके ऊपर से लेके तो नीचे तक जो है वो चलती है, कराची से आगे और कोस्टल एरियाज के आगे, और यही वो हमारा पोटेंशियल है कि नहीं है। अब इसके अंदर देखा जाए तो सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी फेडरल गवर्नमेंट की है कि उसको इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए थी। फिर उसके बाद आपकी जो ये डिस्कोज है कि जिनके लॉसेस आप देख लें कि बिलियंस ऑफ रुपीस के अंदर तकरीबन 5-5.5 अरब रुपया जो है वो लॉसेस उसके अंदर चले गए। फिर उसके बाद आपका जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो बैठ के रखा हुआ है कि अगर आप पीछे से बिजली पंप भी करते हैं तो आपका सिस्टम जो है उसको उठा नहीं सकता। फिर उसके बाद अगली जो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, जो चोरी पे उन्होंने जिन्हों काबू करना था या जो उसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट की सपोर्ट उन्हें देनी चाहिए थी वो नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि जो हमारे बिल जो है उसके अंदर एक बहुत बड़ा थेफ्ट का है कि बिल पे ही नहीं किए जाते। फिर एक और जो है तकरीबन 84 करोड़ यूनिट्स जो हैं वो हर साल जो हमारे गवर्नमेंट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं उनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। तो ये वो सारी एक चीजें हैं जो मंबा बन के, और सबसे वीक जो है हमारा रेगुलेटर है कि नेपरा इस वक्त सिर्फ बिजली इंक्रीज करने के अंदर चला गया कि प्राइस बढ़ाएं। हर माह आप देखते हैं कि किस तरह आपके बिल बढ़ रहे हैं, हर माह आप देखते हैं किस तरह आप पे टैक्स आ रहे हैं, लेकिन जो एफिशिएंसी थी, जो परफॉर्मेंस थी, या आपने इस जो एनर्जी बैंक के अंदर अपनी वैरायटी लेके आनी थी वो नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है इन एग्रीमेंट्स के ऊपर असर्ट्स नहीं कर रही, और उसके अंदर जो आर्बिट्रेशन क्लॉज इन्वोक करके इसको आप जस्टिफाई करें कि क्या ये एग्रीमेंट्स जो हैं पाकिस्तान के मफाद के अंदर अब हैं, पाकिस्तान के आम आदमी के मफाद के अंदर हैं, कि जिस लेवल पे ये चले गए कि आपने 7 सेंट पे आपने रखा और उस वक्त डॉलर आपका तकरीबन 35-36 रुपए पे था, आज डॉलर आपका 280-85 पे चला गया है। तो क्या ये जस्टिफाई है? क्या जो हमने इन्हें टैक्स एग्जम्पशंस दी हुई हैं 15-16% हमने एग्रीड प्रॉफिट किया हुआ है, तो ये वो सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसको सिर्फ हम टॉक शोज के अंदर या ये नहीं कह सकते या गवर्नमेंट इससे मुबर्रा नहीं है। गवर्नमेंट को अब इस पे स्टेप लेना चाहिए, नहीं तो पाकिस्तान उस अनवायबल सिचुएशन के अंदर जा रहा है। ये पिछली 2-3 गवर्नमेंट्स इस पर क्यों स्टेप्स नहीं ले सकी हैं? वो कौन से मामलात हैं जो आड़े आ जाते हैं? जो हम 46,000 मेगावाट की या 44,000 मेगावाट की हम टोटल पेमेंट कर रहे हैं और इस्तेमाल हम मैक्सिमम 28-29,000 मेगावाट कर रहे हैं, तो ये जो इजाफी हम 40% पे क्यों कर रहे हैं? प्रभाव 28-29 तो आपकी वो है ना कि जिस वक्त आपका पीक है, आपका तो सर्दियों के अंदर 12-13,000 मेगावाट है, उससे ज्यादा आपकी लाइट ही नहीं, और आप 42-43,000 की आप पेमेंट कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ इसके अंदर लॉबिंग भी है, इसके अंदर इन कंपनीज का इन्फ्लुएंस करना भी है, इसके अंदर गवर्नमेंट का वीकनेस भी होना है, और इसके जो इन्वेस्टर्स हैं उनका बहुत मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के सारे प्रोसेस के अंदर उनके जो है वो नेक्सस बना हुआ है
कि जिसकी वजह से इसकी सर्जरी नहीं की जा रही, सिर्फ कॉस्मेटिक बात की जाती है और जो सर्कुलर डेट बनता है वो पाकिस्तान के आम आदमी या बिजनेसमैन या मैन्युफैक्चरर्स पे आप डालते हैं, लेकिन जो बुराई की जड़ रूट कॉज है उसको हम एड्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहे और उसके अंदर ठीक है। अब ये कोशिश क्यों कामयाब नहीं हो पा रही या सिरे से की क्यों नहीं जा रही? एक ब्रेक, हम इसके मामले के हल की तरफ जाएंगे। एहतिशाम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, हाफिज हसन साहब भी मौजूद हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। व्यापार बजट स्पेशल में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। एहतिशाम उल हक साहब, हाफिज हसन अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहतिशाम साहब, ये जो मसला भी हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस कर लिया है, जो हमारा पावर सेक्टर है, इसमें अगर हमें रिफॉर्म्स करनी है, IPPs के साथ अगर मुआहिदों को हमें रिविजिट करना है तो वो किस तरह से करना है? गवर्नमेंट क्यों नहीं कर पाती? उन पर प्रेशर्स क्या हैं? चलें, अगर ये पॉलिटिकल लोगों की भी उसको सरपरस्ती हासिल है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जब इसको कोशिश की, वो कोशिश क्यों कामयाब नहीं हो सकी? अच्छा, अगर इजाज़त दें तो अभी जो बात हो रही थी अरबाब, अपना क्या कहते हैं, हाफिज साहब ने बात की थी कालाबाग डैम की। जी। वैसे तो कहते हैं माजी में नहीं रहना चाहिए, आगे चलना चाहिए, लेकिन माजी कहते हैं ना कि आगे मुस्तकबिल को संभालने के लिए जेहन में रखना चाहिए। वो क्या कहते हैं कि याद माजी अजाब है यारब। देखिए, मुझे याद है, आती है वो कहती है आप माजी को भूलें और आगे चलें। 84 में आगे चलें, 83-84 में मुझे अच्छी तरह याद है अरबाब, हम इसको कवर किया करते थे कालाबाग डैम। वर्ल्ड बैंक इस पर तैयार हो गया था और $5 बिलियन उन्होंने कहा था हमसे ले लें, इसको शुरू करें। इस पर फिर एतराज़ात शुरू हो गए, ख़ास तौर पे सिंध और उससे भी ज़्यादा ANP मरहूम वली खान साहब किया करते थे। और फिर उसके बाद जनाब उन्होंने कहा कि जी इंटरनेशनल स्टडीज़ करवाई गई, लोकल स्टडीज़ करवाई गई और उसका जो हाइट थी उसको कम कर दिया गया। उसके बाद सब ने अप्रूव कर दिया कि जी इससे किसी सूरत में भी वो कहा जाता था कि नौशहरा डूब जाएगा, वो कहा जी नौशहरा नहीं डूबेगा। फिर इस पे इतनी सियासत की गई, मुझे अच्छी तरह याद है, शमसुल मुल्क साहब आज भी हयात हैं, वो वापडा के चेयरमैन, बड़े रिनाउंड इंजीनियर हैं अरबाब वो। मैंने उनका इंटरव्यू किया, उन्होंने मुझे कहा कि मैंने जाके एक दफ़ा ANP को, वली खान साहब को ब्रीफिंग दी कि खुदा का वास्ता है, ये पूरे मुल्क के लिए बहुत अच्छा है, 4000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली पैदा करेगा डैम, इसके अलावा एग्रीकल्चर पानी इस पर मिलेगा बेताशा और हमारे बड़े दुख दूर हो जाएंगे। कहने लगे वली खान साहब ये कोट अनकोट मौजूद है अभी भी वो क्लिप मेरे पास, वो जिसमें उन्होंने कहा कि कन्विंस हो गए अरबाब वली खान साहब। उसके बाद कहते हैं यार आपकी बात तो ठीक है, लेकिन मसला ये है कि हमारे पॉलिटिकल स्टैंड का क्या बनेगा, यानी हमने जो इसके खिलाफ स्टैंड ले लिए। देखिए, जब आप हर चीज़ को सियासत की नज़र कर देंगे तो क्या होगा। अदरवाइज़ आप देख लें, इसमें 550 से ज़्यादा चीन ने बना दिए हाइडल डैम पानी करके, इस तरह से हिंदुस्तान के 250 से ज़्यादा हैं, हमारे वही 3 हैं। उसके अलावा बनने के नाम नहीं ले रहे, मंगला है, उसके बाद तरबेला है, फिर ये जेलम वैली है। वो भी आप देख लें जितने बुरे तरीके से हम फंसे हुए हैं इसमें दिया में धाचू में, ये आप देख लें पिछले 12-13 साल से चल रहा है। इतना पैसा खाया गया, वो ज़मीनों की सेटलमेंट पे ही पैसे के पैसे हुकूमतें दे के थक गई हैं, लेकिन आप देख लें कुछ काम होने के लिए तैयार नहीं है। अब सवाल यह है कि जो आप सवाल पूछने का तरीका क्या है, देखिए इसका तरीका कार ही एक ही है कि दायरेदारी से इस पर सोचा जाए कि मुल्क डूब रहा है, ये मुल्क आपका, मेरा, बिजनेसमैन जो इससे कमाते हैं उनका है, तो कहीं ना कहीं जाके तो इनको ब्रेक लगानी पड़ेगी कि जो जिस तरीके से विंडफॉल गेन और हासिल करते रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने पैसा बनाया, अब कहेंगे जी नथिंग डूइंग, अनफ इज़ अनफ, हमें अब नए सिरे से इसको लेके चलना चाहिए। और ये जो हमने IPPs हैं, अव्वल तो ये कि नए IPPs तो अब नहीं आ रहे, जो आ रहे हैं जिस तरीके से उनकी शराइत है उनको कम कराएं। कैपेसिटी चार्जेस जो है ना, पेमेंट जो देनी जा रही है हमारी जड़ों में बैठ गई है, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता तो कम किया जाए। उसके बाद यह कि हर सियासी जमात जो है ना वो अपने मंशूर में इस पर बड़ा वाज़े तौर पे कहे कि जी इसको हमने डील करना है, ये बिगेस्ट रोल है एनर्जी सेक्टर, अगर खुदा ना खास्ता ये ठीक ना हुआ तो हम डूब मरेंगे, मारे जाएंगे। अदरवाइज़ आप देख लें बिजली गैस का जो बहरान हर साल इतना ज़्यादा हो गया, मैं तो हैरान हूँ, कराची जैसे शहर में आपके 12-14 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। इस तरह पूरे मुल्क में आप देख रहे हैं, कई जगहों पे तो पंजाब में 2-3 घंटे के लिए बिजली आती है। अब इसका क्राइसिस है, ये बहुत बड़ा, इसका हल क्या है, सियासी जमातें बैठे उसके बाद फैसला करें। अच्छा, ये जो लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा हो रही है, जब हम कैपेसिटी चार्जेस भी पे कर रहे हैं 44-45 हज़ार मेगावाट के हिसाब से, और हमारी मैक्सिमम जो इस वक्त रिक्वायरमेंट है वो 30,000 मेगावाट है, तो फिर ये इजाफी बिजली होते हुए लोड शेडिंग क्यों हो रही है? और फिर लोड शेडिंग, और दूसरा देखें ये जो बात हाइडल की हो रही है, मुशर्रफ साहब के ज़माने में से बड़ा काम हुआ था, लेकिन वो भी जब वो सियासत की नज़र हो गए तो काम सारे रुक गए थे। अदरवाइज़ जो उन्होंने 12-14 नए डैम अनाउंस किए थे उसमें से मुझे बताएं कौन सा, वो एक तंगी वाला एक शायद सामने आया था, वो भी उसकी कैपेसिटी थोड़ी थी।
अब ये कि ये कंसेंसस बना के कहें कि जी IPPs पे तवज्जो हमने कम से कम देनी है, हमने हाइडल की तरफ जाना है, और ये पानी का आपके पास अल्लाह ने इतनी फरावानी दी है, 40% पानी जो ज़ाया हो रहा है समंदर में चला जाता है, इसको रोकें, और रोक के तो हम अपने डैम बनाना शुरू करें। टाइम बहुत लगेगा, लेकिन अभी भी वो मैं बता रहा था जो आइडेंटिफाई किए हुए हैं 420 साइट्स अपना वापडा ने 20 और 50 और 100 मेगावाट की, उस पर काम होना चाहिए। लेकिन एक मुद्दत से हम देख रहे हैं कि हाइडल की तरफ जाने के लिए तैयार नहीं। ये सियासी जमातें कंसेंसस के साथ जब नहीं बैठेंगी, ये सबके लिए मसला होगा। और सबसे बड़ी अहम बात यह है, अरबाब के हर हुकूमत आती है, वो ये कहती है कि जी मेरा क्या है, कर्जे लेके चले जाते हैं, अगला भुगतेगा। मानी PTI ने नहीं किया था, जाते जाते 10 रुपये बिजली और 10 रुपये पेट्रोल कम करके चले गए थे। IMF का प्रोग्राम हमारा जिसको कहते हैं वो ख़राब हुआ, डिले हुआ, उसके बाद कितना नुकसान हुआ। फिर IMF के साथ एक साल जो 11 महीने असद उमर साहब ने इसको डिले किया। तो हमारे यहाँ तो सियासत की बुनियादी हर चीज़ पे की जा रही है। तो अब देखना चाहिए, कभी आपकी इकनॉमिक कंडीशन बेहतर नहीं होगी, किसी सूरत में भी आपका ये सियासी इस्तेकाम नहीं आ गया, सियासी लड़ाइयाँ अपने कौमों आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। और आप जिस अंदाज से देख लें 40 करोड़ अपना क्या कहते हैं 40% आपकी आबादी गुर्बत की निचली सतह पे चली गई है, 9.5 करोड़ लोग चले गए हैं। मिडिल क्लास ख़त्म हो रही है, लोअर मिडिल क्लास तेज़ी पहले ख़त्म हो चुकी है। अब सवाल तो ये कि अब इसके बाद हमने कहाँ जाना है। खुदा ना खास्ते ये चाह रहे हैं कि बनाना रिपब्लिक बन जाए और 6 मील के हुकूमत वक्फे के बाद आपकी हुकूमत, उसके बाद एहसान साहब की हुकूमत और मेरी हुकूमत जत्थेबंदी पे लिए तैयार हैं। रूल ऑफ लॉ कहाँ चला जाएगा, गवर्नेंस कहाँ चली जाएगी। तो मेरा ख्याल है जो इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव नहीं करते मुल्क, उनका बड़ा बुरा हाल होता है। हमारे लिए ये बहुत बड़ी एक वार्निंग है। और माजरत के साथ आखिरी बात, आप वर्ल्ड अपना क्या कहते हैं यूनाइटेड नेशन ने अरबाब हमें उन 5 मुल्कों में शामिल कर दिया जो दुनिया के थके तरीन मुल्क हैं। हम इस वक्त सोमालिया की ब्रैकेट में, आप अफ़गानिस्तान की ब्रैकेट में, इराक में और शाम, उसके बाद यमन, उसके बाद हमारा नाम आता है। 5 मुल्कों की उस ब्रैकेट में चलेंगे जहां दुनिया में ना किसी का पासपोर्ट काम कर रहा है, ना वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट हो रही है, ना लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, और गवर्नेंस के सीरियस इशू है, तो कौन करेगा ठीक? बिल्कुल सही। और इस पूरी सूरत हाल में भी ऐसा हाफिज हसन साहब, हम देख रहे हैं कि हुकूमत की हमें पावर सेक्टर में कोई ऐसी खास प्लानिंग, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नज़र नहीं आ रही कि ये कैपेसिटी चार्जेस को किस तरह से कम करना है। ख़त्म होना तो बहुत दूर की बात है, वो एक कदम उठाएंगे कमी की तरफ तो जाके कोई ख़त्म होने की बात होगी। पॉसिबली आपको ये अगले चंद महीनों में या कुछ सालों में या इस हुकूमत के टेन्योर में ऐसी कोई उम्मीद आपको है? नहीं, अरबाब अगर हम इसे नहीं करेंगे तो ये सारे का सारा जो हमारा इकोनॉमी है, ये अभी हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बनता जा रहा है। अब आप देखें कि आपका जो कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस जो हैं वो इस वक्त आपके डिफेंस बजट से ज्यादा निकल गए और इस तरह आगे निकल के जा रहे हैं कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं कि जिस तरह जो है आपका रुपी जो है अगर डिवैल्यू होता है, या जिस तरह आपका इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता है, या जिस तरह आपका एनर्जी मिक्सचर आप इम्प्रूव नहीं करते, कि जिसके अंदर आप हाइड्रो की तरफ नहीं जाते, या आप विंड की तरफ नहीं जाते, या आप सोलर की तरफ नहीं जाते, उतनी देर तक ये तो बढ़ता जाएगा। और दुनिया के किस मुल्क के अंदर ये एक्सेप्टेबल है कि आपका 60% जो है वो इस वक्त आप थर्मल पे हो। और दूसरा उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है ये है कि आपने इन कैपेसिटी पेमेंट्स की तो छोड़े, एक चीज जो है कि आपने इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तो जब की, लेकिन आप उसकी जो डिस्पैचमेंट थी या ट्रांसमिशन थी उसकी तरफ आपने काम ही नहीं किया। और जो ही पीछे से वो ज्यादा निकलता है, आपकी ट्रांसमिशन लाइन जो है बैठ जाती है और आपका पूरा सिस्टम जो है वो चोक हो जाता है। तो ये जो सारी चीजें ऐसी हैं कि इसके अंदर मैं समझता ये हूँ कि इस सारी चीज को जो SIFC बनी है, जिसके अंदर आपकी फेडरल गवर्नमेंट भी है, आपके प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी हैं, ये डिपार्टमेंट्स भी हैं, उसके अंदर बैठ के इसको एक होलिस्टिकली देखा जाए। नंबर 1 देखा जाए कि क्या ये जो एग्रीमेंट्स हमने किए हुए थे 1994 के अंदर या 2 के अंदर या 15 के अंदर, क्या ये पाकिस्तान की इकोनॉमी जो वायबिलिटी है उसको हिंच तो नहीं कर रहे? क्या ये पाकिस्तान के अंदर जो डिफॉल्ट है उसकी तरफ तो नहीं हमें लेके जा रहे? एहसान साहब, ये जो आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, ये ट्रांसमिशन लाइन की, एहसान साहब ये ट्रांसमिशन लाइन की आपने बड़ी अहम बात की। अब देखें, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत कहती है कि हमने 13,000 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में डाल दी थी। उसके बाद अरबाब क्या हुआ, आपको अच्छी तरह याद होगा एहसान साहब, वो ट्रांसमिशन लाइन हमारी इतनी बुरे तरीके से डिके कर गई है। अब वो हाउस करने के लिए, बिजली के लिए हमारे पास आपको जिसको कहते हैं पोटेंशियल नहीं रहा। अब वो कहते हैं इसके लिए 5 से 6 बिलियन डॉलर चाहिए कि नई ट्रांसमिशन लाइन डाली जाए। तो अब मुझे बताएं, ये क्राइसिस तो हराने वाले दिन बढ़ता चला जा रहा है। शाम तक ठीक कह रहे हैं ना। देखें, बात ये है कि अगर हम जैसे बंदे जो हैं, जो गवर्नमेंट अफेयर्स के अंदर नहीं है, और हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है या आपको जिस तरह इन्फॉर्मेशन मिलती है,
या हम कुछ रिसर्च करते हैं या इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारे के सारे इस नतीजे पे पहुंच। अब देखें ना कि IMF का अभी जो रिसेंट आया है उसमें उन्होंने भी कॉस्ट इफेक्ट की बात की है कि इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉस्ट है वो वाइबल ही नहीं। आप देखें कि पिछले 5 साल पहले आपका बिजली का यूनिट कितना था और आपकी कैपेसिटी पेमेंट क्या थी। अब 5 साल के अंदर आप देखें कि आपकी कैपेसिटी पेमेंट क्या है और उसके बाद आपकी यूनिट प्राइस किस हद तक पहुंच गई है, और उसके बाद फिर आपके मुल्क के अंदर जो है वो लोड शेडिंग आ रही है। चलिए, अब हम भी कोशिश करेंगे हाफिज साहब के आप लोगों को बार बार जहमत देकर हुकूमत की जानिब तवज्जो दिलाते रहें जब तक ये मामला अपने हल की जानिब नहीं जाता। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज हसन अहमद साहब, एहतिशाम उलग साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक, जब वापस आएंगे तो अब इस नए बजट में कितने नए टैक्सेस लगने जा रहे हैं, कितना टैक्स नेट में और टैक्स रेट में इजाफा होने जा रहा है, और फिर IT सेक्टर किस तरह से गेम चेंजर का किरदार पाकिस्तान की इकॉनमी में अदा कर सकता है। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।